एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी तक जो भी मेरी जर्नी चल रही थी उसमें क्या क्या हुआ, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और साथ साथ ही जॉब भी चल रही थी। और उसी टाइम पे मैं आपको दिखा रहा था कि कुछ मैंने व्लॉग्स भी बनाए थे, कुछ मैंने वीडियोस भी बनाई थी जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे थे। तो वो सब चीजें हुई, उसके बाद क्या रिजल्ट रहा, क्या मैं स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, कुछ टाइम पहले सीटेट का भी एग्जाम हुआ था, उसमें क्या स्कोर रहा, कैसे चीजें हुई थी। और उसी के साथ गाइज लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या मैंने इस पूरी जर्नी में सीखा, मैं उसका भी क्रक्स आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, सो दैट आपको भी क्लैरिटी मिले, आपको हेल्प हो जाए और आपकी प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो पाए इस तरीके से। एलिजिबल भी एईएस सिर्फ पीआरटी लेवल के लिए था, तो गाइस इसी के लिए मैंने फिर अप्लाई किया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस पीआरटी के अंदर सेक्शन के अंदर तो क्या था, 11 5 19 7 28, ये आप देख रहे हो, ये कैटेगरी वाइज है और यहाँ पे आपके अनरिजर्व की सीट्स दे रखी थी जो कि 28 थी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे थी 70। तो ये कुछ कंपटीशन था गाइस। ये था मेरा एटॉमिक एनर्जी का रिजल्ट। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये तो गाइस पोस्ट हो गई प्राइमरी टीचर के लिए। और गाइस ये मेरा स्कोर रहा था यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये स्कोर आया था यानी कि 77.11 का स्कोर रहा। और फिर फाइनल कट ऑफ आई थी जहाँ पे अनरिजर्व की कट ऑफ आ गई थी 80.34। तो गाइज ये सबसे ज्यादा कट ऑफ अभी तक रही है इस एईएस एटॉमिक एनर्जी के पीआरटी एग्जाम के लिए आज तक में, जब से ये एग्जाम्स हो रहे हैं। तो ये गई थी 80.34। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं जो मेरे मार्क्स रहे थे जो थे 77.11, तो ये समथिंग 0.23। तो गाइज ये मैं कह सकता हूँ कि इतने मार्क्स से ये जो कट ऑफ थी मैं क्लियर नहीं कर पाया यहाँ पे। पर गाइज इससे भी बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊं ना, जब मैंने कमेंट्स में मार्क्स देखे और भी एस्पिरेंट्स के, तो मुझे ऐसे भी देखने को मिला कि किसी के मार्क्स आ रखे हैं 80.25 और कट ऑफ गई है 80.34। तो गाइज मुझसे ज्यादा सैड तो शायद वो होंगे यहाँ पे, है ना। तो था फर्स्ट पॉइंट। पर साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरी बात थी ना इस एग्जाम के साथ, वो ये था कि एग्जाम आया था बहुत ही हार्ड। बेसिकली ये कुछ इसका डिफिकल्टी लेवल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बट इसी के साथ गाइज यहाँ से जो एनालिसिस हम निकाल रहे हैं ना कि क्यों हम इस एग्जाम को बहुत हार्ड कह रहे थे, ऐसा क्या इसमें हो गया था, क्या इसमें बहुत ज्यादा ऐसे मैथमेटिक्स आ गई थी या बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ नहीं था गाइज। इसके हार्ड हो जाने के पीछे रीजन सिर्फ यही था कि जैसे जब हम सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं ना गाइज, तो सीटेट में हम देखते हैं कि हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज, फिर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, हम पढ़ते हैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, है ना। तो ये कुछ हमारा एरिया ऑफ डोमेन रहता है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं जब भी हम किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो गया था ना, एईएस के एग्जाम में सीडीपी में से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो जिन्होंने भी प्रिपरेशन की होगी, सीडीपी को टाइम दिया होगा, वो सारा का सारा टाइम उनका वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सीडीपी से तो कुछ भी नहीं आया। उसके बाद बात करें इन्वायरमेंटल साइंस की या इन्वायरमेंटल स्टडीज कह लें, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस कुछ इस लेवल के, है ना, ज्यादा से ज्यादा 4 5 या कुछ ऐसा रहा होगा। बट लेवल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम थे। अदरवाइज साइंस से क्वेश्चन थे, बट ईवीएस का जो पर्टिकुलर रहता है, अगर आपने सीटेट की प्रिपरेशन की हो तो आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइप का सिलेबस है ये, कुछ मतलब सीटेट के लिए तो कोई बाउंड्री ऐसे बाहर से कहीं से भी नहीं आ जाता, उसी डोमेन से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये थी। बाकी मैथ्स ठीक है, वो आई थी, इंग्लिश, हिंदी। और अब तीसरा जो प्रॉब्लम हो गया था, पहला मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने आपको बताया, तीसरा प्रॉब्लम क्या था इस सब्जेक्ट ने, हिंदी ने। यहाँ पे क्या हो गया था ना कि जब हम हिंदी की प्रिपरेशन करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा ग्रामर पढ़ लेते हैं, है ना, और थोड़ी बहुत और कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। बट एग्जाम में क्या हो गया था कि इस बार एईएस ने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए थे लिटरेचर से, ठीक है। और वो लिटरेचर से जो क्वेश्चन आ गए ना, वहां पे ये प्रॉब्लम हो गया कि जब हम पढ़ रहे होते हैं हम लिटरेचर को बहुत कम वैल्यू देते हैं, हम बस पढ़ लेते हैं, या फिर हो सकता है हमने स्कूल में पढ़ा हो तो अगर वो कुछ मेमोरी में रह गया हो तो सॉल्व हो सकता था। अदरवाइज बहुत टफ हो गया था लिटरेचर के अटेम्प्ट करना। और सही बताऊं गाइज, मेरा भी जो एक मतलब मैंने जो अटेम्प्ट किया था, जो एक्सपेक्ट किया था, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये लिटरेचर वाले पार्ट से ही हुई। क्योंकि वहां पे कुछ क्वेश्चन था, एक कबीर, दो क्वेश्चन थे जो उस टॉपिक से आए थे, और वो दोनों का आंसर मैंने सूरदास कर दिया था। और उस टाइम माइंड में वही चल रहा था, तो वो दोनों ही गलत हो गए क्योंकि कबीर दास उनका आंसर था, वो गलत हुए। उसके बाद एक दो क्वेश्चन उसी रिलेटेड थे, ग्रामर के थे, वो गलत नहीं होने चाहिए थे, बट वहां पे भी हाँ एक हो गया मतलब प्रॉब्लम। तो बस ये मैं कह सकता हूँ कि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वरना चीजें अच्छी भी हो जाती। बट कोई नहीं गाइस, इससे सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उनके साथ हुई है जिनके ऐसे ऐसे मार्क्स आके रुक गया, है ना। तो ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो हर रेंज के मार्क्स यहाँ पे आए हैं, मैंने 67 भी देखे हैं, 60 भी देखे हैं, बट बेसिकली यहाँ का इस पासिंग परसेंट इसमें 60% थी, तो वो क्रॉस करनी थी। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप देख ही रहे हैं। अगर मैं इसके आगे बात करूं तो मैं आपसे पहले शेयर करता हूँ सीटेट के बारे में क्या रिकॉर्ड्स हैं मेरे, और फिर हम आगे और क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या सीख सकते हैं। बेसिकली सीटेट का दिसंबर 22 वाला ही एग्जाम है जिसका रिजल्ट अभी मार्च समथिंग में आया था।
तो अच्छा सॉरी ये रही ना डेट, हाँ 3 मार्च को इसका रिजल्ट आ गया था। तो ये रहते मेरे 128 आउट ऑफ 150, जिसमें जो सीडीपी था यहाँ पे 27 की जगह 28 मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि वो आंसर की में एक मिस्टेक थी। वो मैंने पहले भी जहाँ पे रिजल्ट बताया वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा रखा है कि वो कौन सा था जिसमें मेरे वो 1 मार्क्स गलत हो रखे थे की में। तो ये है, यहाँ पे 28 रहते तो समथिंग 129 आते वो। बट बेसिकली मैं गाइज आपको ये क्यों सब दिखा रहा हूँ ना, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैं आपको सीडीपी और ईवीएस बेसिकली इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मैं आपको जो भी थ्योरी दूंगा या जो भी टॉपिक्स या क्वेश्चंस दूंगा ना, तो अगर आप उनको भी प्रैक्टिस करते हो तो अगर आपके लिए इसको पहली पहली स्टेज में बात करूँ, अगर आपको सिर्फ पास करना है एग्जाम, तो बहुत ईजी होने वाला है वो सब, क्योंकि सीटेट टफ नहीं होता। बट उसके बाद भी इसका दूसरा पॉइंट ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि टफ नहीं होता, पर फिर क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि सीटेट के साथ, तो वो मैं अभी आपको अगली स्लाइड में शेयर करता हूँ। बट पासिंग होने के लिए आपको सिंपल सिंपल टॉपिक्स रहेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे वीडियोस में। वो आप देखो गाइस, मैं पीछे आपको वीडियो में इसलिए बोल रहा था ईवीएस का भी एक डोमेन फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरे मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस का गेम नहीं है ये। एक लिमिटेड सिलेबस है, वो सब पढ़ लिया तो आप आराम से इसमें स्कोर करोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले 2023 में स्टैट्स जो थे, तो पेपर वन में आप देख सकते हो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं 17 लाख के अराउंड समथिंग। तो इस एग्जाम के लिए जो देने आए एग्जाम को वो थे 14 लाख। और आप क्वालिफाई जो हैं वो आप देखिएगा इस क्या है, समथिंग 6 लाख मान लीजिए या 5,79,000 आप देख रहे हो। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितना बड़ा मार्जिन है। अगर आप देखो भी 6 समथिंग समथिंग भी अगर आप देखो तो 8 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। एग्जाम तो उन्होंने दिया बट वो उसको पास नहीं कर पाया, जस्ट क्योंकि ये सिर्फ गाइस पासिंग के बारे में था, पर वो पास नहीं कर पाया। तो गाइस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं, अगर आप वो भी देख लेंगे, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप बस वो फॉलो करके देखना, आप इजीली इसमें पास तो हो सकते हो। उसके बाद जितना भी आपको ऊपर परसेंटेज करना है वो आपके ऊपर है, वो भी कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। बट पासिंग का इशू तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए 60% आपको चाहिए सीटेट में। मेजर पॉइंट था कि किस तरीके से हम पूरे एग्जाम को डील करेंगे, और आगे जाके हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी पीआरटी की भी, और जो चंडीगढ़ जेबीटी के एग्जाम्स होने और प्लस अदर एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं उन सब के लिए आपको जो सीडीपी पढ़नी होगी, जो ईवीएस पढ़नी होगी, या जो मैथ्स होगी, या जो भी अदर सब्जेक्ट्स होंगे, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पीछे भी आप देख सकते हो मैंने काफी वीडियोस बनाई है जिसमें हमने क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस किए हैं सीटेट के पुराने, तो वो आप देख सकते हो। अब मैं इसके बाद आपको शेयर करके दिखा देता हूँ कि जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें हम क्या करने वाले हैं वाला था ना, वो ये है कि यहाँ पे मैंने जो डिस्कस कर रखा है वो सारा है हमारे पास NIOS का जो डीएलएड कोर्स है। अब गाइस आप कहोगे NIOS का डीएलएड कोर्स, बेसिकली गाइस आप अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ डी ट्रिपल एस बी की, तो आपको पता होगा कि NIOS में ना जो ये डीएलएड में जो सीडीपी रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो बहुत ज्यादा ह्यूज सिलेबस भी है गाइस साथ ही साथ। तो वो बहुत सिलेबस है गाइस, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारे पेपरों से बहुत सारे टॉपिक से होते हुए जाना पड़ेगा। बट मैं आपके लिए कोशिश करूंगा वो सब इजी कर दूं प्रेजेंटेशन के थ्रू, क्योंकि वो पूरा सिलेबस मैंने काफी बार पढ़ लिया है अभी, और उसमें से जो क्रक्स है वो निकाल करके आपके सामने रखूंगा, तो आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो किस तरीके से हम पहला टॉपिक जो स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे वो होगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे सॉल्व हुई। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहें तो आप सिलेबस देख भी सकते हैं NIOS की साइट पे जाकर के डीएलएड का। उसके बाद गाइस फिर हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली गाइस हम ये टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे, और कोई भी आपको क्वेरी होगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आई होप आपको भी मोटिवेशन मिला होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम 3 4 5 10 कितने मार्क्स से रह रहे हैं, अगर हम दोबारा प्रिपेयर कर लें तो आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और तो कोई हम पे गाइस वैसे भी ऑप्शन नहीं है, जो चीज़ें होती हैं हम तो बस हार्ड वर्क कर सकते हैं, एक्सटर्नली क्या होगा उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।